चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम कंट्री वाइज अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब तक हमने मिडिल अमेरिका को अलग अलग डायमेंशंस में ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन आज हम मिडिल अमेरिका जिन चीज़ों से कंपोज्ड होता है जैसे कि मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स और कैरेबियन आइलैंड्स, इनमें से आज हम मैक्सिको को उठाएंगे और उसके बारे में समझेंगे। उसके भी दो सेक्शंस रहेंगे। पहले हम मैक्सिको समझेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स, उन फिज़िकल फ़ीचर की खासियतें, वहाँ के समाज में उसका योगदान, और फिर हम समझेंगे इकोनॉमी वाइज उसका कोर और पेरिफेरल एरिया। ये दोनों मैनर में आज का लेक्चर आज हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए आरंभ करते हैं मैक्सिको को समझने का। चीज़ें हम एटलस के वाया ही आपको समझाएंगे, सभी फीचर्स आपको उसके वाया दिखा दिए जाएंगे और सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए शुरुआत होती है जब हम मैक्सिको की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे का ये जो मुल्क है ये मैक्सिको है। दिस इज़ द मैक्सिको। ओके, अब जब मैक्सिको के बारे में हमने पहली चीज़ पढ़ी तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसका बॉर्डर डिमार्केशन करें। एक कंट्री को डिमार्केट करना ज़रूरी है। हम रीजनल ज्योग्राफी में पहले दिन से इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो इसके डिमार्केशन में हमें क्या नज़र आता है कि इसके नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो मैक्सिको का नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बॉर्डर शेयर करता है अपनी नॉर्दर्न साउथ साइड पे यूएसए से। ठीक इसी तरह से मैक्सिको साउदर्न साइड पे बॉर्डर शेयर करता है सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्वाटेमाला है और बेलीज़ है, ग्वाटेमाला है और बेलीज़ है। ओके, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो मैं दूसरे मैप का प्रयोग करता हूँ, उसमें हम आपको इसे बड़ा करके दिखा देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आ जाए। हर चीज़ का प्रबंध है, बस शक्ति चाहिए कि प्रबंध लोगों के सामने रखे जाएं। चलिए बुक से ही मैप यूज़ कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए इसे बड़ा कर देते हैं हम आपके सामने। तो देखिए साउदर्न साइड से दो कंट्रीज़ टच हो रही हैं, ग्वाटेमाला एंड बेलीज़। ये देखिए, दिस इज़ बेलीज़, दिस इज़ ग्वाटेमाला। मैं चाहूँगा कि आप बेलीज़ की मुझे कैपिटल बताएं। तो बेलीज़ की कैपिटल है इज़ बेलमोपन। वेरी गुड। और ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, दैट्स ग्रेट। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। एंड मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। परफेक्ट। तो ये चार हमने देख लिए। नॉर्थ से यूएसए टच होता है, साउथ से बेलीज़ एंड ग्वाटेमाला टच होता है यानी कि सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स, और ये ऑरेंज कलर का सारा आपके सामने मैक्सिको है। दिस इज़ मैक्सिको। क्लियर, गुड। अब आप ये समझ चुके कि इसके उत्तर और दक्षिण में तो लैंड मास है, यानी कि नॉर्थ और साउथ से तो लैंड एरिया से कवर्ड है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में ये वाटर बॉडी से कवर्ड है। जैसे ध्यान से देखिए, इसके ईस्टर्न साइड पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। सो दिस इज़ द ईस्टर्न साइड एंड दिस इज़ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको इस मैप के वाया कुछ दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसके बाद दिस इज़ द कैरेबियन सी। तो इसके इस युकातान पेनिनसुला रीजन को कैरेबियन सी भी टच करता है। ओके, सो क्यूबा और मैक्सिको के बीच में देर इज़ अ वाटर चैनल एंड वी कैन कॉल इट युकातान चैनल। सो कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि युकातान चैनल कहाँ है, इट इज़ कनेक्टिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी एंड इट इज़ डिवाइडिंग द क्यूबा एंड मैक्सिको। मैक्सिको का पर्टिकुलरली द पेनिनसुला, दैट इज़ द युकातान पेनिनसुला। ओके, ऐसे ठोक ठोक के आंसर किया करो रीजनल ज्योग्राफी के। आपको लगा मैं ये कहूँगा कि ठोक ठोक के लाइक करो, नहीं, शायद कभी भी नहीं कहा होगा। लेक्चरों के अब तक के इतिहास में हमने ऐसा नहीं किया। ओके, लाइक ही एक ऐसी चीज़ है जो मांगनी नहीं चाहिए। जैसे जबरन किसी का प्रेम मांगा नहीं जाता, जैसे जबरन आप दबाव नहीं बना सकते कि मेरा साथ दो, ऐसा नहीं है। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, तुमको क्या चाहिए, आज़ादी ना, तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी देने के लिए उन्होंने आपका समर्पण मांगा था, रक्त मांगा था। ओके, लाइक मांगने का कल्चर भाई हमारी भारतीय सभ्यता में नहीं है, वो मुझ में भी नहीं है। ओके, इसे कृपया घमंड से ना तोलिएगा। प्रेम मांगा नहीं जाता, समर्थन मांगा नहीं जाता। आपको यदि सही लगेगा, आपको जीवन में कभी ना कभी खुद लाइक करेंगे, और ना भी करें, आप एक ऐसी व्यक्तित्व बने कि लोग आपको लाइक करें। लेक्चर का पर्पज़ तो यही है।
आप लेक्चर लाइक करें, इससे बेहतर है आप ऐसे बने कि लोग आपको लाइक करें। ओके, और कृपया आप भी उन पर दबाव मत बनाइएगा, मुझे लाइक कर, दैट्स नॉट गुड कल्चर। चलिए, ओके, तो दिस इज मैक्सिको, ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड साउथ ईस्ट में दिस इज द कैरिबियन सी, वेस्ट में दिस इज द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। और यही मैक्सिको है जिसमें दुनिया का सबसे लंबा पेनिनसुला है। इस मैक्सिको में दुनिया में सबसे लंबा पेनिनसुला है एंड दैट पेनिनसुला इज दिस इज बाजा पेनिनसुला, द बाजा पेनिनसुला। तो बाजा पेनिनसुला 775 माइल्स का है। ये दो वाटर बॉडीज के बीच में है, लेफ्ट में इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और इसके राइट में दिस इज गल्फ ऑफ कॉर्निया, द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसलिए इसे बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला भी कहते हैं, इसे लोअर कैलिफोर्निया भी कह देते हैं। तो दिस इज द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, इसे एक और नाम से जानते हैं, सी ऑफ कॉर्टेज, सी ऑफ कॉर्टेज। ओके, एक पर्सन था जिसका बहुत महत्व था कॉन्क्विस्टाडोरों के रूप में, क्या नाम था? हर्नन कॉर्टेज। ओके, तो ये सी ऑफ कॉर्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी पूछा जाए तो आंसर कर दीजिएगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज द सी ऑफ कॉर्टेज। तो सी ऑफ कॉर्टेज और पैसिफिक के बीच में है द बाजा पेनिनसुला। इसके अलावा दूसरा पेनिनसुला जो है दिस इज द युकातान पेनिनसुला। तो ये है युकातान पेनिनसुला एरिया। मुझे लगता है अब ये दोनों पेनिनसुला आपको क्लियर हो चुके हैं, द बाजा पेनिनसुला एंड द युकातान पेनिनसुला। एक मैक्सिको के नॉर्थ वेस्ट में है, एक मैक्सिको के साउथ ईस्ट में है। बार बार इनके बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं है। तो दिस वन इज़ द युकातान पेनिनसुला, दिस वन लिखा हुआ है युकातान, एंड दिस द पेनिनसुला दैट इज़ द बाजा पेनिनसुला, सबसे लंबा दुनिया का पेनिनसुला। क्लियर हो गई कहानी। तो एक तरफ से हमने ये डिमार्केशन देख लिया कि नॉर्थ में यूएसए है, साउथ में बेलीज एंड ग्वाटेमाला है, जो कि सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं, ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और सी ऑफ कॉर्टेज भी टच होता है और वो बाजा पेनिनसुला के ईस्ट में है और मेनलैंड मैक्सिको के वेस्ट में है। क्लियर हुई कहानी। उसे ही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के रूप में भी कहा जाता है। तो पहला एक बड़ा डिमार्केशन ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की ये कितनावां बड़ा देश है? ये 8वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये 8th लार्जेस्ट कंट्री है। यूएसए का कितनावां साइज़ है? ये यूएसए का 1/5 है। दुनिया का 8वां यूएसए का 1/5 साइज़ होल्ड करता है। ठीक है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ। जस्ट चिल। ओके, ठीक है मेघा, दुनिया का कितनावां सबसे बड़ा देश है? 8वां, 8th। और यूएसए का कितनावां हिस्सा है? 1/5। ऐसी बातें थोड़ा लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में मदद करती हैं। बाकी ये बात ना भी याद रहे तो चिंता मत करना है। ओके, 8वां सबसे बड़ा देश बता करके बताया गया है कि एरिया इमेजिन करिए कि एरिया काफ़ी अधिक है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। 2010 के सेंसस के मुताबिक लगभग 110 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है, यानी कि ऑलमोस्ट कितने करोड़? 11। लड़के के फिगर अच्छे हैं। ऑलमोस्ट कितने करोड़? 11-12 करोड़। लाइन कितनी इधर मैनर में यूज हो सकती है? लड़के के फिगर अच्छे हैं। व्हाट इज दिस? ओके, तो 11 से 12 करोड़ के अराउंड क्या है बेटा? जनसंख्या। हिंदी में भी बोलना सीखा करो, अकेले पॉपुलेशन नहीं, वरना ऐसा लगेगा जैसे कोई लॉलीपॉप है। कई बार हम किसी चीज़ को सिर्फ नाम से याद कर लेते हैं, उसका मीनिंग पता ही नहीं होता। ओके, चलो इतनी बात क्लियर। दूसरी अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसे प्रभावित करती है बहुत अधिक, वो कौन सी है? देखिए ये डॉटेड लाइन, लुक एट दिस डॉटेड लाइन, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये डॉटेड लाइन देखिए मैक्सिको से क्रॉस हो रही है। एक तरह से मैक्सिको को बांट दिया इसने, आधा आधा बांटा ऐसा तो नहीं कह सकता, आधे से थोड़े ऊपर से बह रही है। ओके, लेकिन मैक्सिको से होकर के गुजरने का मतलब क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का? सपोज कीजिए कि मैक्सिको है, यहाँ से होकर के गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके कारण से हो ये जाएगा कि दो क्लाइमेटिक रीजन बन गए, दो तरह के क्लाइमेटिक रीजन बन गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के इक्वेटर के बीच में जो रीजन फॉल कर रहा है मैक्सिको का, उस रीजन की खासियत क्या होगी? वो ट्रॉपिकल होगा, गर्म। क्या होगा? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक का मतलब क्या है? गर्म होगा, हॉट होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो सकती है,
कि वो इस बेल्ट के अंदर आ रहा है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, तो दिस रीजन इज़ अ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल कंट्री, तो हॉट के साथ साथ ह्यूमिड भी होगा, हॉट के साथ साथ ह्यूमिड भी होगा, तो ह्यूमिड। इस ट्रॉपिक के ऊपर जब हम चले जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के ऊपर चले गए, तो अब कहानी शुरू होती है द टेम्परेट एरिया। द टेम्परेट एरिया वो रीजन जहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखी जाती है। तो ये क्लाइमेट यहाँ पर अगर देखें, वेदर टेम्परेट हो जाएगा। ओके, मतलब समझाना मैं क्या चाहता था कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का क्षेत्र है, ये बहुत ही लेस टेम्परेचर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पर उतनी प्रोनाउंस्ड नहीं रहती, क्रॉस लगा दिया मैंने। क्यों टेम्परेचर वेरिएशन होगी यहाँ पे, क्यों होगी? सीधा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, क्यों होगी? क्योंकि नहीं होगी। क्यों? तो पहला क्वेश्चन इसलिए था कि भाई क्यों ही होगी, आंसर है कि भाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सन राउंड द ईयर इस तरह से मूव करता रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो इस तरह से ये वो क्षेत्र रहता है जहाँ पर तकरीबन सन की वर्टिकल रेज रिसीव होती ही रहती हैं। अगर जिस समय में नहीं भी होती तो वो स्लांटेड रेज ही इतनी को होती हैं कि अपने आप में वो बड़ी इंटेंस होती हैं। इसकी वजह से इस रीजन में गर्मी रहती ही है सारा साल। ओके, तो सारा साल ये रीजन टेम्परेचर वेरिएशन नहीं दिखला पाता उतनी, तो प्रोनाउंस्ड विंटर नहीं होती उतनी स्ट्रॉन्ग। जैसे भारत का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ का इलाका है, आपने कहाँ वहाँ पर केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या महाराष्ट्र में ही कहाँ आपने ऐसी सर्दियाँ सुनी है, विंटर सुनी है? कहाँ? एक नॉर्मल सा क्लाइमेट रहता है वहाँ पर, ऑल द टाइम गर्मी रहती है सारा साल ही। तो टेम्परेचर वेरिएशन कम हो जाती है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, क्योंकि वो रीजन राउंड द ईयर सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट में रहता है, कभी बहुत ही प्रोमिनेंटली, कभी थोड़ा सा कम होता है, बट वो भी कोई बहुत अंतर टेम्परेचर में पैदा नहीं कर पाता। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो टेम्परेचर रीजन होता है, द टेम्परेट एरिया, इसका नाम ही टेम्परेट इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर वेरिएशन से जाना गया इलाका है, दैट्स वाई द नेम इज़ द टेम्परेट। तो टेम्परेट रीजन इज़ नोन एज अ रीजन जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस आर प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर आपको मार्क्ड समर सीजन मिलेगा, मार्क्ड विंटर सीजन मिलेगा। तो समर भी होगी, विंटर भी होगी। जब सन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा वो समय होगा गर्मियों के ऑनसेट का, और जब वो कैंसर पर होगा वर्टिकली सन, तो इस रीजन में प्रॉपर गर्मी होगी टेम्परेट रीजन में। लेकिन जब वो सन इक्वेटर कैंसर से नीचे इक्वेटर की ओर जा रहा होगा, धीरे धीरे विंटर का ऑनसेट हो जाएगा। जब सन इक्वेटर क्रॉस करके नीचे कैप्रिकॉर्न की तरफ चला जाएगा, तब तो इस रीजन में प्रॉपर विंटर सीजन आ जाएगा। तो ये टेम्परेट रीजन जो है ये टेम्परेचर वेरिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरने की वजह से मैक्सिको का एक क्षेत्र जो उत्तरी हिस्सा है वो टेम्परेचर वेरिएशन दिखाता है, उसमें अच्छी खासी एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन है। गर्मी सर्दी का मौसम बनता है, सर्दियाँ उतनी प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन फिर भी हैं। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का हिस्सा है वो टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जाना नहीं जा रहा है। वहाँ पर राउंड द ईयर लगभग एक स्टेबल टेम्परेचर बना हुआ है जो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। ओके, ये साउदर्न रीजन में क्लियर, और नॉर्दर्न रीजन में यही चीज़ की वेरिएशन आ जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो दिस इज़ द टेम्परेचर वेरिएशन जोन, द रीजन, एंड दिस वन इज़ द टेम्परेचर नॉन वेरिएशन रीजन, समवेयर सिमिलर टेम्परेचर राउंड द ईयर। दोनों चीज़ों के वजह से वहाँ के लोगों में, उद्योग धंधों में, चीज़ों में फ़र्क आएगा। लेकिन इसके भी अलावा अब अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में भी हैं, कैंसर से इक्वेटर के बीच में भी हैं, तो मैक्सिको जो है वो बहुत ही डाइवर्स लैंड फॉर्म्स वाली कंट्री है। यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। तो इसलिए इस रीजन में होने के बावजूद भी अगर आप माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो जो उनके टॉप हैं, समिट्स हैं, उनके पिनेकल्स हैं, वो हाई अल्टीट्यूड होने के कारण आपको राउंड द ईयर बर्फ़ से ढके भी दिख सकते हैं। मतलब लो लैटिट्यूडनल एरिया में होने के बावजूद भी, हाई एल्टीट्यूड या एलिवेशन होने के कारण भी वहाँ पर भी ठंडे क्षेत्र हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वाइज तो वो गर्म इलाका है, बट अल्टीट्यूड वाइज तो वो ठंडा हो जाएगा। जैसे इमेजिन करिए आप कि ये मोबाइल के बीच में ये जो लाइन है, इसके नीचे का ये जो क्षेत्र है ये ट्रॉपिकल है और ये क्षेत्र टेम्परेट है। लेकिन यहाँ पर वैसे तो अदरवाइज़ गर्मी रहनी चाहिए, पर सपोज़ कीजिए इस पर ये माउंटेन बना है, तो अब ये माउंटेन का जो
टॉप है यहाँ पर आल्टीट्यूड के कारण से टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो ये राउंड द ईयर स्नो बाउंड भी मिल सकते हैं। इक्वेटर पर यही होता है, ट्रॉपिकल रीजन में पूरे ग्लोब पे यही होता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वाइज तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन उन्हीं रीजन में अगर हाई एलिवेशन वाले कोई लैंडफॉर्म्स आ जाएं जैसे कि माउंटेन्स, तो वो स्नो कैप्ड भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? वो गर्म क्षेत्रों में होते हुए भी ठंडे होंगे क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई है। जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर ऊटी का जिक्र आपने अक्सर सुना होगा, जिसे हम उदगा मंडलम कह के पुकारते हैं आज की डेट में। अब वो है तो साउदर्न रीजन में, तो नियम मुताबिक तो वो रीजन टेम्परेचर वेरिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करता, और वैसे भी वो ट्रॉपिकल गर्म क्षेत्र है। लेकिन ऊटी हमेशा से एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट रहा है। वहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग, राज मूवी में बार बार वो कहते हैं ऊटी जाना है, ऊटी जाना है, हर कोई ऊटी चला जाता था पहले फिल्मों के अंदर। वो कोई हिमालयन माउंटेन नहीं है, वो साउथ में ही एक माउंटेन रेंज का हिस्सा है ऊटी, वो ऊंचाई के कारण ठंडा है। ओके, क्लियर हो गई कहानी। इसी तरह से आपको इस टेम्परेट रीजन में भी माउंटेन रेंजेस में जो हायर एलिवेशन एरियाज हैं वो मिलेंगे, जो राउंड द ईयर स्नो कैप्ड रह सकते हैं। तो बीइंग इन द लोअर एलिवेशन भी, बीइंग इन द लोअर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वो हायर एलिवेशन के कारण बर्फीले क्षेत्र हैं। ये महत्वपूर्ण बात क्लियर हुई। तो ये एक बड़ा प्रभाव था क्लाइमेट का। हमें सीधा सीधा क्लियर हो गया कि ये रीजन किसके डोमिनेंस में आता है। तो ट्रॉपिकल कंट्री है तो फिर डोमिनेंस किसका होगा? टाइप ए क्लाइमेट का डोमिनेंस होगा। अच्छा खासा किसका डोमिनेंस है? टाइप ए क्लाइमेट का डोमिनेंस है, इक्वेटर से कैंसर के बीच का क्षेत्र। लेकिन टेम्परेचर की वेरिएशंस काफ़ी हैं। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोमिनेंट एरिड क्लाइमेट भी मिलेगा, ये चीज़ हो गई। दूसरा, हॉट एंड ह्यूमिड मिल जाएगा। तीसरा, टेम्परेट एंड ह्यूमिड मिल जाएगा। तो हॉट एंड ह्यूमिड, टेम्परेट एंड ह्यूमिड एंड कम्प्लीटली ह्यूमिड, इस तरह से अलग अलग आपको वेदर जोन्स मिल जाते हैं यहाँ पर। क्लियर हुई कहानी। इसके अलावा अब कहानी बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हमें लैंडफॉर्म्स कैसे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, फुट हिल्स मिलेंगे, प्लेचेस मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे, रोलिंग प्लेन्स मिलेंगे, वैलीज़ मिलेंगी। सब कुछ मिलता है आपको मैक्सिको के अंदर। बहुत ही वैरायटी ऑफ लैंड मासेस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनको समझने की। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ डेजर्ट प्रभावित क्षेत्र, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप मैक्सिको के उत्तरी क्षेत्रों की बात करते हैं, द नॉर्दर्न एरिया, मैं आपको पहले आपके एटलस वाले मैप के वाया दिखा देता हूँ ताकि आप भी घर जा कर के उसको समझ सकें। देखिए, जब आप मैक्सिको के इन उत्तरी क्षेत्रों की बात करते हैं, यानी कि जो क्षेत्र कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, इनसे जुड़े हुए ये क्षेत्र हैं, ये बाजा पेनिनसुला जो क्षेत्र है, इन सब एरियाज़ में आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। इन सब एरिया में आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। 2 डेजर्ट हैं इंपॉर्टेंट, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हुए। जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हुए पहला डेजर्ट आएगा सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। दूसरा डेजर्ट आएगा चिहुआहुआ, चिहुआहुआ। ओके बेटा, लोकल भाषाएं हुआ करती थी, उन्हीं भाषाओं के तहत ये निकला हुआ है। जैसे आप लोग कहते थे चिलगोजे, तो वैसे उनका भी है चिहुआहुआ, चिहुआहुआ। चिहुआहुआ डेजर्ट कहाँ है भाई? मैक्सिको में है। हालांकि अकेले मैक्सिको में नहीं है, ये 2 मुल्कों के बीच में बटा हुआ है। आइए हम इन डेजर्ट्स के विषय में जानने का कुछ प्रयास करें। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सोनोरन डेजर्ट के बारे में। बहुत अच्छे बच्चे हर चीज़ को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। जब तक 4-5 फोटोएं ना दिखा दूं तब तक इनकी ज़िंदगी में टिका नहीं आता। डेजर्ट है सोनोरन, इसी नाम से स्टेट है मैक्सिको का, इसी नाम से मैक्सिको का स्टेट भी है, सोनोरन स्टेट। आइए सोनोरन डेजर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए कहाँ फैला हुआ है, गौर से नोटिस करिए। आपके सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये बाजा पेनिनसुला है। तो बाजा पेनिनसुला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेजॉरली डेजर्ट पेनिनसुला है, और इसके साथ साथ यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी हैं, सीरीज़ ऑफ माउंटेन रेंजेस भी हैं जिन्हें पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस कहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट्स हैं। तो ये रहा बाजा पेनिनसुला में फैला हुआ है सोनोरन डेजर्ट। इसके बाद आ जाता है दिस द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के साथ अटैच होकर के ये जो लाइन जा रही है, दिस इज़ द लाइन ऑफ द सोनोरन स्टेट। तो यहाँ पर अब देखिए,
ये लाइन तो है मैक्सिको की, उसके ऊपर ये यूएसए आ जाता है। ये क्लियर हुआ यूएसए। तो यूएसए का अगर हम ये क्षेत्र देखें तो दिस इज़ कैलिफोर्निया। यूएसए का अगर ये स्टेट देखें तो ये कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया के साउथ ईस्ट में, और ये रीजन देखें तो एरिज़ोना, एरिज़ोना के साउथ वेस्ट में। कैलिफोर्निया के साउथ ईस्ट में, एरिज़ोना के साउथ वेस्ट में। देखिए सभी बच्चे लॉजिक से ध्यान से इसको देखें, शक्लें चेहरे बनाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर पूरे फोकस के साथ देखेंगे मिनटों मिनटी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये लाइन बॉर्डर बताती है मैक्सिको और यूएसए का। ये यूएसए का एरिज़ोना स्टेट है, अपनी अपनी किताबों में देख सकते हो, उसका साउथ वेस्ट। ये यूएसए का कैलिफोर्निया, उसका साउथ ईस्ट। तो यूएसए के कैलिफोर्निया का साउथ ईस्ट, यूएसए के एरिज़ोना का साउथ वेस्ट, और इसी तरह से मैक्सिको का नॉर्थ वेस्ट और बाजा पेनिनसुला कवर करता है ये सोनोरन डेजर्ट। ये पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका का, पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका का हॉटेस्ट डेजर्ट है। तो द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज सोनोरन। ये क्वेश्चन याद रखना हमेशा, ओके। अब मैं आपको इसी पिक्चर पे छोड़ूंगा। क्या आप मुझे यही वाला टीचर समझ रहे हैं अपना? नहीं ना, तो बहुत सी और पिक्चरें दिखाऊंगा। आओ पिक्चरें देखें, मजे लें। ये देखो पिक्चर, अब मज़ा आया? क्लियरली दिख रहा है ना? तो ये देखो यूएसए, ये देखो मैक्सिको, ऐसे शेयर हो रहा है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। तो साउथ ईस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट ऑफ एरिज़ोना एंड दिस रीजन ऑफ, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ मैक्सिको में एडजॉइनिंग द पैसिफिक ओशियन कौन सा डेजर्ट है भाई? सोनोरन। कभी मैच का कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाए तो फंस मत जाना। या सोनोरन को मैच करना हो, जैसे आटाकामा डेजर्ट, सोनोरन, सहारा, थार, तो मैच कर देना सोनोरा को मैक्सिको सर, ओके। उसमें यूएसए ऑप्शन नहीं डालेंगे वो। अगर यूएसए डालेंगे तो अकेला यूएसए होगा, मैक्सिको नहीं होगा। और अगर मैक्सिको होगा तो फिर यूएसए नहीं होगा। और अगर दोनों होंगे तो ए बी दोनों बोथ करेक्ट वाली बात होगी। फिर अगर होंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है 1 and 3 करेक्ट, 1 and 4 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, 3 4 करेक्ट, कुछ भी करके ऑप्शन बना देते हैं वो लोग, ओके। ऑप्शन, एमसीक्यू, इनको घोटे मारने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है अपन ने। हम में कुछ है तो हम इस एमसीक्यू का उत्तर दे सकते हैं, ओके। शत्रुओं का वध करने के लिए युद्ध कला नहीं सीखी जाती योद्धा के द्वारा। योद्धा की क्षमताओं का विकास ही इतना हो जाता है कि शत्रु यदि शत्रु हो जाए तो नष्ट हो जाता है, ओके। ये कहानी नेगेटिव माइंडसेट से विद्या नहीं ली जाती कि अर्जुन एक से एक शस्त्र सीख रहे हैं, एक से एक शास्त्र, कि भाई इससे मैं उसे मारूंगा फलाने डमकाने को, वो मर जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर इन शस्त्रों का तू क्या करेगा? दुरुपयोग। फिर तो तुझसे ये विद्या लेनी पड़ेगी। विद्या सकारात्मक मस्तिष्क के साथ ली जाती है। सामने वाला यदि असुर हो गया, राक्षस हो गया, तो क्या करें? जरूरत पड़ने पर नष्ट कर देंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। वरना तो शस्त्रों का रोज दिहाड़ी इस्तेमाल करते रहे, जैसे पिस्तौलों का दिखाते हैं गानों में, लेकिन कई बार प्रार्थना करने के बाद ही फिर समुद्र जब नहीं मान रहे तो राम प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं, तब चढ़ाते हैं। तो बताया गया है, पहले शास्त्रों का ज्ञान दिया, फिर शस्त्र दिए। और शस्त्र भी किसी को मारने के लिए नहीं दिए, उनका आत्मिक विकास करने के लिए दिए गए हैं। क्योंकि आत्मिक अर्थार्थ परमात्मा, परमात्मा के उन मूल्यों के साथ आपको जीवन देता है, और उन्हीं जीवन को सत्य रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं। उन कार्यों को करते हुए आपके मार्ग में कोई बाधा ना बने, अकाल का हुक्म हुआ है, कोई बाधा ना बने, उसे नष्ट करना जरूरी है, ओके। आज्ञा पई अकाल की तभी चलाए पंथ। तो पंथ चलाने के लिए फिर मार्ग में आ रहे रोड़े हटाने पड़ते हैं, उसके लिए ही ईश्वर आपको शस्त्र देते हैं। क्लियर हुई कहानी? तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसी को मारने के लिए नहीं देते। चलें अगली फोटो, तुमको फोटो ही दिखा के सेट कर दूंगा। ये देखो, अब इसमें साफ दिख रहा है कैलिफोर्निया, देखो कैलिफोर्निया का साउथ ईस्ट, देखो एरिज़ोना का साउथ वेस्ट। दिखाना बार बार पता क्या चाहता था, देखो दो जबरदस्त मेट्रोपॉलिटन एरिया, ट्यूसॉन, फिनिक्स। तो एरिज़ोना के फिनिक्स और ट्यूसॉन आप सब जानते हैं बहुत ज़बरदस्त अर्बन सेंटर हैं, ये तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। ये कहाँ पर आ रहे हैं? सोनोरन डेजर्ट में। डेजर्ट एरिया देखिए, यूएसए की जीवन शैली में डेजर्टों का बड़ा महत्व है। जब भी आप इनकी बात करेंगे, लास वेगास डेजर्ट, एरिड एरिया, फिनिक्स, ट्यूसॉन डेजर्ट, टेक्सास के भी काफ़ी शहर। इरिगेशन अगर इन क्षेत्रों में आप कर दें, पानी की व्यवस्था कर दें, मस्त फर्टाइल हो जाते हैं ये, एग्रीकल्चर के लिए ज़बरदस्त। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट के तहत हम राजस्थान के उनके क्षेत्रों को मस्त फर्टाइल इलाका बना रहे हैं, ओके। तो डेजर्ट्स की एक खासियत होती है कि अच्छा खासा क्षेत्र बन सकते हैं खेती बाड़ी के नज़रिए से, अगर वहाँ पर आप सिंचाई कर सकें, इरिगेशन की मदद से खेती हो सकती है। अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा फोटो